नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। 98-99 देश में चारों तरफ रिसेशन का माहौल, कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर में भी जम के रिसेशन आया। लीडर था टाटा ग्रुप। लास्ट ईयर की तुलना में 700 करोड़ का लॉस लगा। पूरा टाटा ग्रुप हिला हुआ था। रतन टाटा ने टीम से कहा, इनोवेट करो, बाजार में निकलो, डोमेस्टिक मार्केट को समझो, क्या जरूरी है वो देखो। फिर जब टीम बाजार में निकली, एक ऐसा आइडिया लेकर आई जिस आइडिया ने रतन टाटा जी को हिला दिया। एक ऐसा आइडिया जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था, और जिसने सोचा था वो ये मानते थे ये बनाया नहीं जा सकता। और रतन टाटा जी इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने खुद उस व्हीकल का नाम रखा और उस प्रोजेक्ट को स्पॉट अप्रूवल दिया। और ये वो प्रोडक्ट है जिसको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके घर, परिवार, फैक्ट्री, बिजनेस में यूज किया गया होगा। आज के इस शो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन लेकर आ पाए। ये शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो रहा है। यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। 500 से ज्यादा वीडियो लाइफ पर, बिजनेस पर, प्रोडक्टिविटी पर, ओनर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसके लिए यहां पर वीडियो नहीं है। YouTube की पॉलिसी के अनुसार यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए तुरंत दबा दें। तैयार हो जाइए एक अद्भुत, असाधारण कहानी के लिए, एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो आज 25 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुका है, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट शेयर आज 60% से ज्यादा है। और स्वयं रतन टाटा जी ने जिसका नाम रखा एस, वो इतने इंप्रेस हुए इस प्रोडक्ट के ट्रायल से, उन्होंने बोला एस लीडर, लेजेंडरी से अच्छा इसका कोई नाम नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं थॉट में कैसे आया, जमीन पर कैसे आया और मार्केट में कैसे आया। दोस्तों, इनोवेशन जमीन पर बाद में होता है, इनोवेशन फैक्ट्री में बाद में होता है। इनोवेशन सबसे पहले दिमाग में होता है, सबसे पहले सोच में होता है, सबसे पहले शरीर के रोम रोम में होता है। 2000 में टाटा ग्रुप ने रविकांत जी को हायर किया कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस के हेड के रूप में, और उनसे कहा इनोवेट कीजिए, ब्रिंग समथिंग न्यू, मार्केट को डिसरप्ट कीजिए। और यहां पर एक समझने लायक बात यह है, ऐसा नहीं था कि आइडिया पहले आया और वो इनोवेट हुआ। एक्चुअली टीम को आइडिया लाने के लिए तैयार किया गया, आदेश दिया गया और उनको फ्रीडम दिया गया। रविकांत जी ने 4 टीम बनाई और उनको बोला, सड़कों पे निकलो, बाजारों में निकलो, जाओ, लोगों से बात करो, उनकी जरूरतों को समझो और उस नीड का एनालिसिस करके मेरी टेबल पर रिपोर्ट लाओ। और 1-2 नहीं, 4 टाइप की टीमें बनी और 4 तरह के कॉमर्शियल व्हीकल की रिसर्च स्टार्ट हुई। इंटरमीडिएट, मीडियम, लाइट और सब 4 टन। अब सब 4 टन की जब हम लोग बात करते हैं तो 4 टन से नीचे जो माल ढो सकती है वो कौन सी थी? वो ऑटो थी। लेकिन उस वक्त का ऑटो 3 व्हीलर था। 3 व्हीलर मतलब बजाज ऑटो का डोमिनेंस था, महिंद्रा एंड महिंद्रा का डोमिनेंस था, पियाजियो भी उसमें था। और 3 व्हीलर के अपने चैलेंजेस थे। उसमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थी, वो फंक्शनली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं था। यहां पर सबका दिमाग चल रहा था, क्या कोई 4 व्हीलर मिनी ट्रक हो सकता है? ये इनोवेशन की शुरुआत थी। अक्सर प्रोडक्ट लाते हुए फाउंडर्स, मैनेजमेंट क्या गलती करते हैं? वो सोचते हैं हमें जो अच्छा लगता है वो बनाए, वो सोचते हैं हमें जिसकी डिमांड समझ आती है वो बनाए, वो सोचते हैं हमसे जो इजीली बन सकता है वो बनाए। जबकि दुनिया जहान के सारे रूल ये कहते हैं, जो बाजार को चाहिए वो बनाओ, वो सफलता की गारंटी है। तो जब प्रोजेक्ट हेड गिरीश फॉग बाजार में निकले और वो कोयम्बटूर पहुंचे तो वहां उनको बजाज मिनी वैन का ड्राइवर मिला। उनसे बात करनी शुरू की तो उसने कहा कि सर, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा व्हीकल होना चाहिए जिसमें 4 चक्के हों, क्योंकि 4 चक्के होने से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, वो एक कस्टमर से बात कर रहे हैं और कस्टमर के फीडबैक से बड़ा इस दुनिया में कोई फीडबैक नहीं है। और जो प्रोडक्ट कस्टमर फीडबैक से डिज़ाइन किया जाता है उस प्रोडक्ट के असफल होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो कोई ऐसा व्हीकल चाहिए जिसमें 4 चक्के हों, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो, वो अफोर्डेबल हो, बहुत महंगा ना हो, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ऑल वेदर प्रोटेक्शन हो। बारिश आ जाए तो माल ना भीगे, आंधी तूफान आ जाए तो माल उसमें से उड़े ना,
ऑल वेदर प्रोटेक्शन हो। अब जब बाजार में चारों तरफ देखो तो जो व्हीकल नजर आते हैं वो 5 लाख से ऊपर के हैं और वो 4 टन के आसपास माल ले जा सकते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गिरीश वाग को नजर आई और उनको प्रोडक्ट दिखना शुरू हो गया। देखिए, मार्केट अक्सर हमको दिखता है कंजेस्टेड है, सैचुरेटेड है। इतने में कोई नया प्लेयर पीछे से आता है, अपनी जगह बना लेता है और सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गैप आइडेंटिफाई किया। यदि आप गैप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी बहुत सारे प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर प्रोडक्ट से टक्कर लेंगे तो आपका ब्लड बाथ में उतरने जैसा होगा और डिस्काउंटिंग आपका एकमात्र रास्ता बचेगा। ऐसे में गैप ढूंढ के जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब गैप कैसे ढूंढोगे? गैप के लिए एंड यूजर से बात करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा। अब ऐसी अहमदाबाद में एक और मीटिंग चल रही थी। वहां पर बात यह सामने आई कि भाई एक और 407 है और एक और 3 व्हीलर है, वो किसी भी कंपनी का हो, इसके बीच में कोई गाड़ी नहीं है। तो एक 407 वाला कहता है यदि कोई मिनी ट्रक जैसा होता ना जो इन दोनों के बीच में होता तो मजा आ जाता। अब देखिए, प्रोडक्ट का डिजाइन बन गया, मार्केट में गैप कहां है वो भी बन गया, मार्केट क्या चाहता है वो भी बन गया। यहां पर गिरीश वाग के दिमाग में आ गया स्मॉल ट्रक की जगह है। अक्सर व्यापार क्यों डूबते हैं? वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग कम होते जा रही है, उधार बढ़ता चला जा रहा है, कस्टमर के पास ऑप्शन बढ़ते चले जा रहे हैं, मार्केट कस्टमर डोमिनेटेड होता चला जा रहा है। लेकिन वो इनोवेट तब करने की सोचते हैं जब ऑलरेडी पानी गले तक पहुंच जाता है। जो भी अच्छे और फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फ्यूचर के चैलेंज की तैयारी आज से करना होगा। टाटा मोटर्स की आंतरिक रिसर्च एक बात कह रही थी कि जो मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल है वो आने वाले समय में डोमिनेंट सेगमेंट नहीं रहेगा, भले ही वो आज राजा हो। क्यों? क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप हो रहा है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? हर शहर में मान लीजिए एक वेयर हाउस है, एक बड़ी ट्रक में माल आया, उसने उस वेयर हाउस में माल को छोड़ा या एजेंसी में माल को छोड़ा या गोडाउन में माल को छोड़ा, वहां से छोटे छोटे ऑटो या छोटी छोटी गाड़ियां लेके उस माल को अलग अलग जगह पर डिलीवर करेंगी। और ऐसे में बड़े कॉमर्शियल व्हीकल का शहर के अंदर में घुसना बहुत कठिन हो जाएगा। हर जगह टाइमिंग्स लागू हो रही कि इतने से इतने बजे तक ही गाड़ियां आ सकती है, ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, 1 वे 2 वे के चैलेंजेस हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही थी। यदि अभी कोई नया बदलाव नहीं किया गया, यदि अभी कोई डिसरप्शन नहीं लाया गया तो फ्यूचर की लीडरशिप चली जाएगी। यहां पर आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या आपके भी सब्स्टिट्यूट पैदा हो रहे हैं? क्या आपके मार्केट में भी कंपटीशन पैदा हो रहा है? गले तक आने का इंतजार मत कीजिए, आज अभी यही इनोवेट करिए। पानी यहां तक आ जाएगा, इनोवेशन बहुत मुश्किल होगा, तब सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की सोच बचेगी। हम बिजनेस गुरुकुल में सालों से एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस कोचिंग दे रहे हैं। कितने ही एंटरप्रेन्योर्स ऐसे थे जिनके दिमाग में आइडिया था, उन्होंने तेजी से प्रोडक्ट ले आया, आज उनकी कंपनियां लिस्टेड है, मल्टीपल सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज तक उनका प्रोडक्ट पहुंच गया है। और कितने ही एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट उनके दिमाग में था, प्रोडक्ट श्योर शॉर्ट सक्सेस था, कई लोगों के पास पायलट भी रेडी था, लेकिन लॉन्च करने में उन्होंने देर कर दी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज चला गया। जब तक वो लॉन्च करते मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके थे, उनकी एज जा चुकी थी और तब इनोवेशन का कोई अर्थ नहीं बचा, क्योंकि उनकी नज़र में वो इनोवेशन था, पब्लिक की नज़र में वो डुप्लीकेशन था। अब यहां पर बहुत ही एक क्रिटिकल सलाह आपके लिए, कभी टेबल पर इनोवेटिव आइडिया आए और आपका पायलट रन सक्सेसफुल हो जाए तो एकदम तेजी से बाजार में प्रोडक्ट को निकाल दो। प्रोडक्ट कभी कभी कॉमर्शियली हिट होगा, कभी नहीं भी होगा, क्योंकि हर आदमी की हर चीज हिट नहीं हो सकती, लेकिन नहीं भी होगा तो भी मार्केट आपको इनोवेटर के रूप में देखेगा। तो गिरीश वाग ने प्रेजेंटेशन के लिए रतन टाटा जी से टाइम लिया। टाइम मिला 10 मिनट का, लेकिन प्रोडक्ट इतना एक्साइटिंग था कि वो प्रेजेंटेशन चला गया 45 मिनट, क्योंकि रतन टाटा जी को लगा यही भारतीय डोमेस्टिक मार्केट के लिए राइट प्रोडक्ट है। वहीं की वहीं ऑन टेबल प्रोडक्ट को सील कर दिया गया और उतनी तेजी से टीम ने प्रोडक्ट को बना के मार्केट में उतार दिया और ऐसा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला
कि देखते ही देखते टाटा लीडर हो गया। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था उस वक्त टाटा एस। कई लोगों के मन में ये विचार आएगा, भाई यदि प्रोडक्ट में इतना ही दम था, इतनी लीडरशिप हासिल करने की पावर थी, मार्केट को इतनी जरूरत थी, तो किसी और ने क्यों नहीं निकाला? उसके कई कारण थे। पहला, किसी को यकीन ही नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो भी सकता है। सेकंड, कोई उसके लिए उतनी रिसर्च करने और उतनी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और थर्ड सबसे बड़ा हर्डल, ऐसा कोई इंजन जो उस कॉस्ट पे आ जाए, वैसी फ्यूल एफिशिएंसी दे दे और एमिशन के नॉर्म्स को पूरा कर ले, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। मतलब आप सोचिए, प्रोडक्ट दिमाग में आ चुका है, प्रोटोटाइप सामने दिख रहा है, लेकिन इंजन गायब है। और यहीं पर सबके लिए चैलेंज था, भाई इंजन कौन बनाएगा? टाटा ग्रुप ने पूरे ग्लोब को छान मारा, कहीं पर भी इंजन नहीं था। फाइनली उन्होंने खुद तय किया कि हम अपनी इंडिका के इंजन को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि वो इसमें काम आ जाए। और देखते ही देखते 2002 में वो इंजन बन गया। अब इंजन की यूएसपी क्या थी? वो अपने कॉम्पिटिटर से 1/3 कीमत पे था। उसमें 3 व्हीलर की फ्यूल एफिशिएंसी थी, बहुत ध्यान से समझना, तिपहिया वाहन की फ्यूल एफिशिएंसी थी और चौपहिया वाहन की परफॉर्मेंस थी। अब फिर क्या देखना था? ये बहुत बड़ा एंट्री बैरियर था इंजन। लेकिन यदि इनोवेशन में जीत हासिल करनी है, यदि रेड ओशियन को ब्लू ओशियन में बदलना है, तो उसी एरिया को चुनना पड़ेगा जहां पर सबके लिए चैलेंज है। क्योंकि जहां पर सबके लिए अवसर है, मान के चलना वहां पे कोई अवसर नहीं है। यदि आप ये सोचेंगे पूरा इनोवेशन में अकेले कर लूं, पूरा का पूरा प्रोडक्ट मेरे नाम पे आ जाए और मैं ही पूरी मलाई खा लूं, तो आपकी इनोवेशन की दर बहुत धीमी होगी, इनोवेशन की कॉस्ट बहुत हाई होगी। प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लाने के लिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पाने के लिए टाटा ग्रुप ने अपना नियम तोड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि 60% वैल्यू तक के प्रोडक्ट आउटसोर्स किया जाते हैं, लेकिन टाटा एस के लिए उसको बढ़ा के जल्दी लाने के लिए 80% कर दिया गया। सप्लायर्स को डिजाइन दी गई, दूसरे वेंडर्स को डिजाइन दी गई, कॉस्ट दिए गए, टारगेट दिए गए और उन सबको चैलेंज किया गया कि इस तारीख तक मीट करना है। और सप्लायर्स ने भी कोलैबोरेशन में जबरदस्त काम दिखाया। 200 करोड़ रुपए अलग किया सिर्फ एस को डेवलप करने के लिए, उसका प्लांट लगाने के लिए। और इस वजह से बहुत तेजी से प्रोडक्ट है। यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, कोलैबोरेशन से मत डरिए। ये जो युग है, ये कोलैबोरेशन का युग है, सिनर्जी का युग है, हाथ मिलाने का युग है। यदि आप सोचेंगे सब कुछ मैं ही कर लूं, संभव नहीं होगा। यदि आप में जरा भी बिजनेस बुद्धि है और यदि आप में सफलता की भूख है, यदि आपके में वेल्थ की भूख है, रिकॉग्निशन की भूख है, इनोवेशन की भूख है, तो आज के टाटा एस की केस स्टडी आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। क्योंकि जीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ा, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया। तो आज क्या हालात हैं? 2005 में एस लॉन्च हुआ, मार्केट को इसने तुरंत हिला दिया। 2012 में 1 मिलियन यूनिट्स बिक गई और अभी 25 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जिसको मार्केट का रिसेशन भी इंपैक्ट नहीं करता। और यदि टाटा कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की आज 60% की लीडरशिप है, तो यकीन कीजिए उसमें एस का बहुत बड़ा हाथ है। यहां पर आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी आपको कौन सी लगी, नंबर 1। और सेकंड, आपके अपने व्यापार में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने जीवन में आज की इस केस स्टडी से क्या आइडिया आया और आप क्या निर्णय ले रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।